वेलकम टू कुमार क्लासेज स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले दो पार्ट सेंटेंस रीऑर्डरिंग के आ चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप कृपया जाकर के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। ये सेंटेंस रीऑर्डरिंग का तीसरा पार्ट है। अब आपको इसमें हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का रीऑर्डरिंग करना, ये हमको पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। रही बात सेकंड वीडियो में, तो उसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ है। इस वाले क्लास में यानी कि पार्ट थर्ड में आपको यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं और उस एग्जांपल्स की मदद से आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि किस तरीके से हम प्रेडिकेट को सेट करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट सेक्शन पूरा लिखे हैं एज इट इज जैसा कि वो होता है, लेकिन प्रेडिकेट के पार्ट को हमने क्या कर दिया है, इस साइड उस साइड में कर दिया गया है, जिसमें आपको ये क्लियर नहीं है कि कौन सा पहले सेंटेंस आएगा। इसको आपको सेट करना है। तो प्रेडिकेट का रूल पढ़ाते समय हमने बताया है कि देखिए किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो कि यहाँ पर आपको मिला है। प्रेडिकेट पढ़ाते समय सबसे पहले आपका वर्ब होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ जाता है। अब वर्ब में भी दो हमने बताया था कि वर्ब या तो इसके साथ हो सकता है हेल्पिंग वर्ब या हो सकता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ सकता है। उसके तुरंत बाद ही आपका आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो बचता है वो आपका होता है अदर चीजें। ये चीजें आपको बताया गया था, लेकिन ये स्ट्रक्चर में कभी कभी हमने एक गड़बड़ी और हो सकता है कि हो सकता है सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां आ जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां आ जाए। ऐसी परिस्थिति में आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि डायरेक्ट के स्थान पे करना है तो इसके साथ एक प्रीपोजिशन जाएगा। तो इसका रूल ये है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका एक प्रीपोजिशन प्लस इसके बाद आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीजें आपकी आती हैं। तो ये पूरा एक सेक्शन आपका है। इसी के हिसाब से हम आपको यहाँ पर सेट करके आपको दिखाते हैं। ये सूत्र एक बार आप इसको आप नोट कर लें। यदि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो इसको नोट कर लें। यदि आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरीके से अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस आपके जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको सेट करने के तरीके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, द टीचर तो सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे ग्रामर डे एवर टीचर। हमको बताया गया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब खोजना है। ग्रामर शब्द, ग्रामर का मतलब ग्रामर होता है, ये कोई वर्ब नहीं है। डे भी कोई वर्ब नहीं, एवर और टीचर, तो टीचर सब आपका वर्ब है। तो द टीचर के तुरंत बाद आपका आ जाएगा टीचेज। द टीचर टीचेज ग्रामर, ये आपका सबसे आ गया पहले स्थान पर। सर ये एवर नहीं है, एवरी है। द टीचर टीचेज आपका आ गया। उसके बाद पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट आपका आ गया ग्रामर। तो यहां पर आ गया ग्रामर। बाकी आपका बचा डे एवरी या एवरी डे। तो आपको क्लियरली बोलने में लगेगा कि एवरी डे।
ये चीजें आप समझते हैं। अब यदि आपको ये क्लियरली नहीं आ रहा है तो आप एक बार उसको गलत सेट करके देखो। आप लिखेंगे द टीचर, वर्ब तो आपको क्लियरली पहचान आ गया कि टीचर यहां रहेगा। अब इसके बाद जब इसका काम खत्म है तो बचा आपके पास ये 3 चीजें। अब इन तीनों को कैसे सेट करना है तो एक बार देख लो। आप लिखेंगे ग्रामर डे एवरी, या फिर ग्रामर एवरी डे, या एवरी डे ग्रामर। तो आपका दोनों सही हो सकता है। द टीचर टीचेज एवरी डे ग्रामर, या फिर द टीचर टीचेज ग्रामर एवरी डे। सबसे सटीक आपका ये जो सेंटेंस बन रहा है वो इस पर बन गया। तो जब तक आप गलत करके बनाएंगे नहीं तब तक ये आप सोचिए कि आपको आज है सेंटेंस रीऑर्डरिंग करना, तो आप बहुत गलत फहमी में है। चलिए आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। यहां देखेंगे इट, इट के तुरंत बाद आप देखेंगे क्या किसमें कोई वर्ब दिख रहा है, तो इट के साथ आपका वाज यहां पर वर्ब दिख रहा है। तो इट वाज, ये आपका हो गया वर्ब। उसके बाद आप देखेंगे कि ए फाइन साइट, इट वाज ए फाइन साइट, इट वाज ए फाइन साइट। बाकी आपको बताया सी टू तो होगा नहीं, तो इसके साथ आपका आ जाएगा टू सी, और टू सी आपको बताया गया कि ये आपका होता है इन्फिनिटिव, यानी कि वर्ब के पहले टू लगने से इन्फिनिटिव बन जाता है। और आपका ये दृश्य, ये क्या, इट वाज ए फाइन साइट टू सी, यानी कि यह देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य था। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में आते हैं देयर। अब देयर के साथ यहां पर आप वर्ब खोजेंगे तुरंत ही, तो देयर के साथ यहां पर आ गया वर्ब, तो देयर वर्ब। अब आप इसमें आएंगे कि इसके बाद वर्ब का काम खत्म, वर्ब का काम खत्म। अब आप देखेंगे 30 विलेज पंप्स इन द। अब इसी को सेट करना है, तो देखेंगे देयर वेयर 30 पंप्स या 30 विलेज, 30 विलेज थोड़ी होगा। देयर वेयर 30 पंप्स, देयर वेयर 30 पंप्स। फिर कहां पर था पंप्स, तो इन द विलेज आपका सेट है। तो देयर वेयर 30 पंप्स, 30 पंप्स इन द विलेज। ये आप इस तरीके से प्रेडिकेट आपका ये सेट हो गया। इसमें देखेंगे तो ये सब्जेक्ट जो आपका स्विमिंग है, तो स्विमिंग आपको बताया गया था कि स्विमिंग ये वर्ब नहीं है, ये आपका जीरंड है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसके साथ बनाता है जीरंड, और ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। अब इसी प्रकार में देखेंगे कि स्विमिंग, अब वर्ब खोजेंगे तो हेल्थ गुड वर्ब नहीं है, यानी कि गुड आपका इज वर्ब है, तो इज को आपने ले आया, तो स्विमिंग इज। अब स्विमिंग इज हेल्थ फॉर गुड या फिर गुड फॉर हेल्थ, तो आपको आगे कहने में कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका चौथा सेंटेंस भी सेट हो गया। और प्रेडिकेट आपको इस तरीके से, अभी हमने एक टॉपिक आपको सब्जेक्ट सेट करना है, अभी आप प्रेडिकेट सेट कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद जो है पूरा मिस्टेक करके आना है, ये नहीं। अभी आप इसके कुछ समय बाद अभी आप उसका एक्सरसाइज भी आप देख लेंगे, इसको पहले आप देख लेंगे। एक गुड बॉय, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है बॉय आपका मेन सब्जेक्ट है, गुड आपका एडजेक्टिव है, और ये डिटरमिनर या क्वालिफायर। तो ये नहीं कि ये सब्जेक्ट तो सेट है। वर्ब में आते हैं तो एल्डर्स हिज ओबे, तो ओबे शब्द ही तो आप वर्ब है। तो ए गुड बॉय ओबे, ओबे में आपका यस लगा दे, वर्ब का पांचवा फॉर्म। ए गुड बॉय ओबेज, अब ओबेज एल्डर हिज की हिज एल्डर्स, तो आपको मिलेगा हिज एल्डर्स, हिज एल्डर्स। एल्डर्स, तो ए गुड बॉय ओबेज हिज एल्डर्स। तो आप देखें इस प्रकार से कि सारे प्रेडिकेट आपके सेट हो गए हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। फिर इसके बाद अब आप आते हैं दूसरे टॉपिक पर।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और ये आपका नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ये आपके हाई स्कूल बोर्ड के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो, उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको जरूर आपको ये मिल जाएगा 2 मार्क का। तो यदि आपको ये 2 मार्क का फिक्स करने हैं तो आप इसको ध्यान पूर्वक चेक कर लीजिए। ये हमने इससे रिलेटेड टॉपिक पहले ही हमने करवा दिया, तो आप इसको सेट करिए। अब देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में एज इट इज यही नहीं आएंगे, लेकिन रिलेटेड टू ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको दिक्कत यह है कि सेट कैसे करना है। ये इसमें ना तो आपको क्लियर है सब्जेक्ट कहाँ है, ना तो आपको पता है कि प्रेडिकेट कहाँ है। हर चीज आपको उल्टा सीधा करके दिया गया है, आपको एक क्रम में लाना है। तो आपका ये सेंटेंस आगे हेडिंग ऐसा हो सकता है कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग, यानी कि इसको एक फ्रेम में लाना है और एक सही क्रम में बैठा करके एक इसका अर्थ निकालना है, जो एक मीनिंगफुल अर्थ निकले। अब इस सेंटेंस में आते हैं कि ए डिफिकल्ट इज राइट इट नॉवेल टू। तो इस सेंटेंस में यदि आप सब्जेक्ट खोजिए तो कोई सजीव सब्जेक्ट तो मिले नहीं रहा। आप देखें तो अगर क्या कोई सजीव व्यक्ति इसमें दिख रहा, तो नहीं दिख रहा। सजीव व्यक्ति होता तो हम लोग ले आते। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट देखिए, या तो सब्जेक्ट लिविंग हो सकता है। यदि लिविंग सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो एक बार नॉन लिविंग देखेंगे। नॉन लिविंग सब्जेक्ट तभी होगा जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यानी कि पैसिव वॉइस में ज्यादातर नॉन लिविंग आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पैसिव वॉइस में सारे ही नॉन लिविंग आएंगे। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो लिविंग भी रहेंगे, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि क्या कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो डिफिकल्ट इज राइट, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि ये पैसिव में भी नहीं सेट हो रहा है। अब आपके पास बचता है, या तो आप स्टार्टिंग में इट से चालू करेंगे, इट भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर इट भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो या तो इन्फिनिटिव हो सकता है या तो जीरंड हो सकता है, यानी कि इन्फिनिटिव या जीरंड से स्टार्टिंग हो सकता है। इतनी चीज में आपका क्लियर है कि इसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा और आप यहां से उठा सकते हैं। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो आपको इट शब्द मिल रहा है, ये इट। तो इट को हम ले आते हैं पहले, यानी कि हम इसको सब्जेक्ट बना देते हैं इट। अब जब हमको सब्जेक्ट मिल गया तो इसके साथ कोई एडजेक्टिव भी नहीं है। आप अगर जो सब्जेक्ट का रूल पढ़े हैं तो डिटरमिनर या क्वालिफायर, उसके बाद एडजेक्टिव और मेन सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट आपको इट मिल गया तो अब सब्जेक्ट का काम खत्म है। अब आते हैं वर्ब पे। तो वर्ब में आपको देखिए राइट भी वर्ब है और इज भी वर्ब है। अब यहां पर कंफ्यूजन है कि हम पहले राइट लिखें कि इज लिखें। तो एक बार राइट रख करके देखो तो इट राइट टू नॉवेल, उस सेंटेंस ये बैठ नहीं रहा है। तो इट के साथ आप इज लगा के एक बार देख लो। तो इट के साथ हमने लगा दिया इज, तो ये हो गया इट इज। अब इट इज के तुरंत बाद आप देखेंगे यहां पर सब्जेक्ट आप वर्ब आ गया। वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट खोजना है। तो इट इज डिफिकल्ट, ये आप इसको सेट करेंगे। इट इज डिफिकल्ट, ये आपका हो गया। ये इसका काम खत्म है, इसका काम खत्म है, इसका काम खत्म है। अब बचा आपके सामने क्या है, ए राइट नॉवेल टू। अब इसको सेट करेंगे तो आपको देखिए राइट के साथ टू को जोड़ देंगे तो आपका ये बन गया इन्फिनिटिव, यानी कि ये आपका काम इसका भी खत्म हो गया, इसको एक साथ रखना है। अब बचा क्या, नॉवेल और ए, यानी कि ए नॉवेल। तो आपका सेट हो गया। इट इज डिफिकल्ट टू राइट ए नॉवेल। अब आप इसका अर्थ निकालिए। तो इसका हो रहा है कि इट इज डिफिकल्ट, यानी कि ये कठिन है, टू राइट ए नॉवेल, एक उपन्यास लिखना। कह सकते एक उपन्यास लिखना कठिन है। इसका सेंस आपका ये आ गया और इस तरीके से इसका आप रीअरेंज कर पाए। नेक्स्ट वाले में आते हैं कि बॉयज बाय ऑल हेटेड आर बैड। अब इसमें आप सब्जेक्ट खोजेंगे तो आपको दिख गया यहाँ सजीव सब्जेक्ट है बॉयज। अब बॉयज के साथ क्या कोई डिटरमिनर क्वालिफायर या एडजेक्टिव कुछ आया है? तो आप इसमें कहीं देखिए ए एंदा नहीं दिख रहा है, ए एंदा नहीं दिख रहा, सम नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर एक क्वालिटी दिख रहा है बैड, है ना। तो बैड कहाँ आएगा, सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि बैड एडजेक्टिव होता है। तो बैड बॉयज
ये आपका हो गया, इससे पहले डिटरमिनर क्वालिफायर है नहीं, तो बैड बॉयज ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें वर्ब आप खोजिए, तो वर्ब यही हेटेड है, तो बैड बॉयज हेटेड, लेकिन हेटेड के साथ आपका आर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो बैड बॉयज आर हेटेड बाई आल, बाई आल, तो बैड बॉयज आर हेटेड बाई आल, ये आपका आप समझो इज एमर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस है। तो इस तरीके से आपका ये रिसेंट टेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाले में देखिए, द सॉर्ड, द सॉर्ड यानी कि तलवार, माइटर, माइटर का मतलब है शक्तिशाली, देन, देन मतलब से होता है जो तुलना करता है दो लोगों के बीच में, पेन कलम, इज द यानी कि है द। अब यदि की अच्छा एक शॉर्टकट तरीका ये भी है इसका कि यदि आप सारे शब्दों का अर्थ क्लियरली जान पा रहे हैं तो आप दिमाग में कैलकुलेट करके आप उसके शब्दों को सही क्रम में बैठा सकते हैं। यहां देखिए जैसे तलवार शक्तिशाली है, पेन से, पेन से, तो तलवार पेन से शक्तिशाली है कि पेन तलवार से शक्तिशाली है, तो ये एक फैक्ट है, कहावत है जिसको कहा जाता है कि कलम की ताकत तलवार से अधिक होती है। यहाँ पर वही सेंटेंस लिखा है कि आप लिख सकते हैं पेन, और पेन के आगे आपको लगाना है द क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, तो आप लिखेंगे द पेन इज माइटर, ये आपका डिग्री ऑफ कंपेरेटिव से है, ये आपका कंपेरेटिव डिग्री, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है। ये आपका फिक्स एक कहावत है, या फिर आप समझे कि ये फ्रेज है जो ऐसे ही बोल दिया जाता है। टू इम्पॉसिबल लिव विदाउट इज वाटर इट, यहां पर भी आप देखेंगे कि इसमें भी सब्जेक्ट आपका इसमें से सजीव कोई नहीं मिल रहा है लेकिन इट मिल रहा है, तो आप इट से स्टार्टिंग कर देंगे तो कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस रीऑर्डरिंग का टॉपिक आपका यहाँ समाप्त होता है। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं। यदि इसमें कोई समस्या होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप उसको बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहां पर आकर के आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।